और आज मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो डीयू में है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है। और यहाँ से काफ़ी लोग बीएड करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं और पीएचडी भी करते हैं बहुत लोग। और काफ़ी बड़ा सेंटर है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है डीयू का। और उसी पर हम बात करेंगे आज, बीएड के बारे में बात करेंगे कि अगर बीएड में कोई अगर यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहा है तो कितने सीट्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे किया जाए, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। उसी पर बात करने के लिए तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया था और उसके बारे में कैसे आपको पता चला, और एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, उसका पैटर्न क्या है, उसके बारे में बताइए। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बीएड का होता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन होती है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड बैचलर्स इन एजुकेशन, बट ये एक पीजी कोर्स होता है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको एनटीए की जो साइट है उस पर सीयूईटी पे पीजी पे अप्लाई करना होता है। सीयूईटी पीजी पे जाने के बाद बीएड का ऑप्शंस आते हैं, वहाँ आपको पूरे फॉर्म फिल करने होते हैं। एक पॉइंट यहाँ नोट करना होता है कि बीएड भरते वक्त आपको उसका जो नंबर कोड है उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बीएड डीयू एंड बीएचयू का बीएड के कोर्स अलग हो सकते हैं एंड स्टेट के जो कॉलेजेस उसके बीएड के कोर्स अलग हो सकते हैं, तो उसको आपको नोट करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप किस पेडागोजी में अप्रोच कर रहे हैं, किस पेडागोजी के लिए आप बीएड करना चाहते हैं, उसका भी आपको नोट करके उसका एग्ज़ाम भरना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि डीयू का बीएड का जो कोर्स था उसके लास्ट में 04 नंबर था एंड उसमें स्पेसिफिकली हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बीएड के थे। फॉर एग्जांपल मेरा सोशल साइंस है तो मैंने सोशल साइंस का बीएड का एग्ज़ाम दिया। मेरे दोस्तों का साइंस था, उन्होंने बीएड साइंस का एग्ज़ाम दिया। जिनका लैंग्वेज था उन्होंने बीएड लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया। ऑन दी अदर हैंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप भरते हैं तो उनमें एक कॉमन एग्ज़ाम होता है जो एनटीए में लास्ट ईयर था। हालांकि एनटीए हर साल थोड़ी गाइडलाइंस हमने चेंज करता है, तो इस पर आपको अपडेट रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आप अगर रिजल्ट आने के बाद आप कट ऑफ पार कर पाते हैं तो डीयू के साइट पे जाके आपके डीयू पीजी में जाके आपको फॉर्म भरने होते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस जो आपको कॉलेजेस की चाहिए। तो क्योंकि बीएड के बहुत लिमिटेड कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी सीआईई थी। एंड उसके बाद जब कट ऑफ होती है तो पेमेंट आपको मेल का सिस्टम आ जाता है। पेमेंट करने के बाद आपकी सीट फाइनलाइज हो जाती है बीएड में। एक चीज़ इसमें और बताइए कि जैसे पहले क्या था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी अपना अलग अलग कराते थे, डीयू अलग कराता था, बीएचयू अलग कराता था। अभी सबका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है सीयूईटी के थ्रू। सीयूईटी जो एग्ज़ाम कराता है, इस साल जैसे मैंने 2024 में भरा था, उस टाइम डीयू एंड बीएचयू ने एक ही कॉमन एग्ज़ाम कराए थे। एंड उन दोनों के जो भी मार्क्स थे आप वो डीयू पे भी अप्लाई कर सकते थे, आप वो बीएचयू पे भी अप्लाई कर सकते थे। ऑन दी अदर हैंड एक स्टेट यूनिवर्सिटी का बीएड का एग्ज़ाम भी था जिसका कोड ही पूरा अलग था, तो वो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे एमिटी पे अप्लाई हो रहे थे। उसमें क्या है कि अगर उसको आप ऑप्शन अगर चूज कीजिएगा तो आपका स्टेट यूनिवर्सिटी में ही आपका एडमिशन होगा, ना कि डीयू और बीएचयू। इस बार का क्या पैटर्न कुछ इस बार का आइडिया नहीं है, बिकॉज द थिंग इज कि एनटीए अपनी गाइडलाइंस हर समय चेंज करता रहता है। ओके। अब हम आते हैं इस बात पर कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे किया। जैसे आपने अभी बताया कि सीयूटी एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उसमें जो आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था और आपका रिसोर्सेज क्या क्या थे आपके? तो सबसे पहली रिसोर्सेज मेरी यूट्यूब खुद थी। मैंने यूट्यूब की हेल्प से ये चेक किया था कि लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर्स या फिर उस टाइप की कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। द सेकेंड थिंग वॉज कि क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस है एंड डीयू जो करता है वो पेडागोजी बेस्ड एग्जाम कराता है। जैसे मेरा सोशल साइंस है तो उसमें मैक्सिमम सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे, तो अपनी सब्जेक्ट पे भी ग्रिप होना अच्छा होता है। तो उसमें मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था कि मेरे को मिनिमम 10 तक की सोशल साइंस अच्छी तरह आनी चाहिए, ऑल 4 सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा मेन एम था एंड इसी के बेसिस पे हमने किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको आपने एनसीईआरटी से किया था 10th का जो आपने अभी इसको मैंने एनसीईआरटी की हेल्प लिया था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर इनकी भी हेल्प ली थी काफ़ी। उसके अलावा एक बहुत अलग सा टॉपिक जो नया आता है बीएड में वो होता है चाइल्ड पेडागोजी, या बच्चों को पढ़ने का ढंग या बच्चों की साइकोलॉजी। ये एक नया टॉपिक होता है, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी पूरी तरीके से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक जैसे फेमस काफ़ी बुक्स होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसका यूटिलाइज़ किया था एंड उसके बेसिस पे फिर एग्ज़ाम दिया था। एक चीज़ आप थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कोई अगर ग्रेजुएशन के बाद बीएड का प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसको पता नहीं होगा, तो आप कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट कर दीजिए कि जैसे आपने कुछ जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, जिनका कंटेंट सबसे ज़्यादा आपको रिलायबल लगा हो, वैलिड लगा हो। एक तो मैंने अड्डा 24/7 करके एक चैनल था अड्डा करके, वो यूज़ किया था।
एंड रैंडमली मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल, आई डिडंट नोटिस द चैनल्स नेम, मेरे को रैंडम जिसमें लग रहा था कि नहीं इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू चाइल्ड पेडागोजी, उनको यूटिलाइज किया था स्पेसिफिकली कोई चैनल पे। एक आपने अंडर 20 हाँ आपने उसको इस्तेमाल Yes, किया मैं था, उसको इस्तेमाल उसके बाद जो भी आपके अपने कंटेंट जो आपका सिलेबस था उसके हिसाब से आपको जो भी कंटेंट आपको दिख रहा था यूट्यूब से, हाँ आप वहाँ से उसको कंज्यूम कर रही थी कि हाँ यहाँ से कुछ अगर डेटा या कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छा मिल रहा है तो उसका यूज कर रही थी। रैंडमली आई वाज टाइपिंग बीएड एंड उसके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, एंड उसमें जो जो मेरे को अच्छा लग रहा था आई वाज फॉलोइंग दैट थिंग। ओके, अब इसमें बताते हैं कि प्रीवियस ईयर जैसे आपने पेपर बताया, तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कोई अगर बुक अगर आपका हो किसी पब्लिकेशन का जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर का यूज किया हो या एनटीए के वेबसाइट पर मिल जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो आपको बीएड के एग्जाम जो होते हैं वो एनटीए की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए आपको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। स्पेसिफिकली पेडागोजी के क्वेश्चन तो कॉमन ही होते हैं। अगर आप नॉर्मल नॉन बीएड मतलब आप बीएड वाली बुक ना भी लेंगे, कोई स्पेसिफिकली मैंने बुक रिकमेंड नहीं करनी, क्योंकि कोई भी बुक अगर आप लोगे आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो आप बीएड क्लियर कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि डीयू का बीएड अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड चाहता है एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि वो तो चीज़ है जो बीएड पढ़ाएगा यहाँ पे। बीएड में आने के बाद डीयू में आप पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए एंड यू कैन क्लियर दैट एग्जामिनेशन इजीली। एक चीज़ और बताइए आप कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें क्या क्या डिवीजन होते हैं, क्या क्या मेन सेक्शन होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जो डीयू का बीएड का एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है वो पहले तो, एंड सेकेंडली उसमें क्योंकि सोशल साइंस का मेरा मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस ही था, तो मेरे को सोशल साइंस का एक्सपीरियंस है कि उसमें सारे के सारे सोशल साइंस के क्वेश्चन थे। जैसे मेरा मेन पॉलिटिकल साइंस है, हाउएवर नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो एंड पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ कॉमर्स ऑल्सो। कॉमर्स के भी थोड़े सवाल थे उसमें ऐसे। उसके अलावा तो खास ऐसा नहीं था, बट आई फील कि थोड़े थोड़े सवाल ऐसे थे जो सोशल साइंस एंड बीएड से कनेक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल दे वर सेइंग कि अच्छा आरटीई आया, आरटीई कौन से ईयर में आया, या फिर जैसे राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो मिक्स ऑफ सोशल साइंस एंड मिक्स ऑफ बीएड थे। बताइए कि आप जो अभी कहा जाता है जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर आपका बीएड स्टार्ट हो गया है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है कैंपस का, फैकल्टी से इंटरेक्शन कैसा है, आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो द फर्स्ट डे हम यहाँ पर आए थे वॉज अगस्त फर्स्ट में इनिशियली आ गए थे हम यहाँ पर। जुलाई में ओरिएंटेशन वगैरह हुआ हमारा, तो ओरिएंटेशन में हमको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कैंपस के बारे में, हमारे कॉलेज के बारे में, हम एक्चुअली डिपार्टमेंट के बारे में, एंड हमको बताया गया कि आप अपना कैंपस घूम सकते हैं और यहाँ पे देखिए रूम नंबर कौन से हैं, अपनी क्लासेस देखिए एंड अलग अलग जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं वो देखिएगा। उसके साथ साथ हमारे अगर टीचर्स की बात की जाए या फिर नॉट ओनली टीचर्स बट जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गए, वो काफ़ी हेल्पफुल से। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को तो आप पर्सनली मैसेज करके आप उनसे हेल्प भी मांग सकते हैं एंड दे वर क्वाइट हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू कोई भी आपकी क्वायरी थी। टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स आर क्वाइट कोलैबोरेटिव और टीचर हेल्पफुल भी है। वो आपको स्टूडेंट्स की तरह नहीं देखते, वो आपको फ्यूचर टीचर्स की तरह देखते हैं, तो इक्वल रिस्पेक्ट है हमारे उनके बीच में। तो ऐसा है, ओपन कम्युनिकेशन है, बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले सेक्शंस भी हैं उनमें भी टीचर्स ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कोई भी चीज़ को हिंदी में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो बोलिए, हम आपको चाहते हैं कि आप क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर है, तो ऐसा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो कोर्स है वो काफ़ी मतलब जैसे एजुकेशन भी अब मॉडर्न एरा में चेंज हो रहा है, तो एक न्यू सब्जेक्ट जैसे ईपीसी में हमारा लाइक कंप्यूटर वाज आवर मेन सब्जेक्ट। कंप्यूटर इन द सेंस कि वहाँ पे आपको सिखाया जा रहा था कि किस तरीके से आप मॉडर्न फैसिलिटीज़ को स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, व्लॉग्स, ब्लॉग, पॉडकास्ट, हमको ये सब बनाना सिखाया गया। ये सब इसलिए बनाना सिखाया गया जिससे कि आप इस सब चीज़ों को यूज़ करके बच्चों को और अच्छे इंटरैक्टिव वे में पढ़ा सकें। तो काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ एनवायरनमेंट रहा है। एक चीज़ और बताइए, खासकर आप दिल्ली से ही आती हैं? यस। लेकिन शायद जो दिल्ली से आते हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। हाँ जी। ऐसा कुछ आपका नियम है डीयू का शायद, तो हॉस्टल एक्सपीरियंस तो आपको होगा नहीं क्या? लेकिन जो दिल्ली से बाहर से आते हैं उनके लिए हॉस्टल यहाँ पर होते हैं, और ऑलमोस्ट कितने लोगों को हॉस्टल मिल जाता है? अगर कोई बाहर से आते हैं, जैसे आपके क्लासमेट आए होंगे तो उनसे इंटरेक्शन होता हुआ, तो उनका हॉस्टल लाइफ कुछ आप बता सकते हैं? हॉस्टल लाइफ जैसे मेरे को सुनने में आए हैं काफ़ी इंटरैक्टिव होते हैं, हालांकि हमसे भी ज़्यादा इंटरैक्टिव और अच्छे सेशन उनके होते हैं, क्योंकि वो आफ्टर क्लासेस भी यहाँ पर देर रात तक काफ़ी, जैसे दिवाली सेलिब्रेशन हुआ था
लोहरी सेलिब्रेशन हुआ था, सोशल लाइफ ज़्यादा है उनका। सोशल लाइफ ज़्यादा है, होली सेलिब्रेशन हुआ था। यहाँ तक कि जो हमारे हॉस्टल के सर है, मेन सर जो मैनेज करते हैं हॉस्टल के, जो कि जिनका नाम सुनील कुमार है। हॉस्टल ऑलमोस्ट सभी लोगों को मिल जाता है जो बाहर से आते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, काफ़ी दूर से आ रहा है, या कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आता है। इसमें सबसे पहले मेरे को ये बताना है कि हॉस्टल लेने के लिए भी आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कनेक्ट कराया जाता है। पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे नाम, आपका इनकम सोर्स वगैरह, एंड आपके फादर कहाँ जॉब करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फादर की एम्प्लॉयमेंट कौन सी स्टेट में कहाँ पर है, डिस्टेंस देखा जाता है। ये सब पूछने के बाद उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है कि ये जानने के लिए कि उनको कितनी नेसेसिटी है, कितनी ज़रूरत है, एंड उसी के बाद उनका इंटरव्यू होने के बाद उनको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। ओके, अब हम वीडियो के लास्ट में हैं। आप अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है और आपसे जानना चाह रहे कि यहाँ क्यों आना चाहिए, और ये आपके हिसाब से इंडिया का अभी भी इस इंस्टीट्यूट को टॉप इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता है, खासकर बीएड के लिए, एमएड के लिए, या एजुकेशन के लिए क्यों कहा जाता है? तो पहला रीज़न तो यही है कि सीआई की हिस्ट्री ही ये बता देती है कि ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अब्दुल कलाम ने ही इसको फाउंडेशन स्टोन लगाया था यहाँ का, एंड 1947 से लेकर अभी तक सीआई को बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। इसका मेन रीज़न ये है कि पहले तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप डिपार्टमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू अदर कॉलेजेस जो बीएड प्रोवाइड करते हैं, जैसे डीडी इरविन है एंड बाकी कॉफ़ी कॉलेज है, तो उनके अबव है ये, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है। तो हमारे ही टीचर्स, हमारे ही सीआई के टीचर्स बाकी कॉलेजेस की बीएड कोर्सेज को मैनेज करते हैं। तो एक रीज़न ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही हेल्पफुल है एंड काफ़ी इंटरैक्टिव है। जैसे मैंने पहले भी बोला, ये आपको स्टूडेंट्स के रूप में नहीं देखेंगे, आपको फ्यूचर टीचर्स के रूप में देखते हैं। तो एक पॉजिटिव थिंग है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ का जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि सीआई की जो टीचर्स हैं, दे आर इन क्वाइट डिमांड व्हेन इट कम्स टू दिल्ली एंड एनसीआर। एंड जब भी आप काफ़ी, मैंने स्कूल में जैसे हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर लिंक्डइन में करते हैं, तो वहाँ पे मांगा जाता है कि अगर आपने DU के सीआई से कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सो दिस इज़ द थर्ड रीज़न जो मेरे को लगता है कि सीआई को टॉप में माना जाता है। ओके, तो एक चीज़ और बता दीजिए बस लास्ट, कि जैसे बीएड कीजिए या आज के समय में कोई भी कोर्सेज कीजिए आपको पता है कि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और हायर एजुकेशन और बीएड ये सब कोर्सेज काफ़ी लोग कर रहे हैं आज के समय में। तो एक रोज़गार और एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफ़ी बन गया है। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, उसके को लेकर आप लोगों के अंदर क्या कोई एंजाइटी या क्या, मतलब डिस्कशन डिस्कोर्स क्या होता है उससे रिलेटेड, मतलब? यस, तो जब ये एम्प्लॉयमेंट पे बात आती है, तो एम्प्लॉयमेंट का डर तो सबको ही लगता है अभी प्रेजेंट में। हालांकि हमको ये विश्वास है कि अगर हमने सीआई में लिया है तो हम आगे भी कुछ अपने को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, और एक अच्छे स्कूल में एक अच्छे टीचर के रूप में अपने को आगे बढ़ा पाएंगे। उसके अलावा जैसे कि रिसेंटली मेरे को खुद को अभी पता चला है कि सीआई भी अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करा रहे हैं। यहाँ पे हमारे इंटर्नशिप्स आ रहे हैं, जॉब्स के बाकी स्कूल्स आ रहे हैं, एंड वी आर गिविंग द इंटरव्यूज टू देम। सेकेंड ईयर वालों ने बताया। तो हमको लगता है अगर यहीं से हो गया डायरेक्ट तो वारे नारे वाली बात है, एंड यही हम होप करते हैं कि हमारा भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छे से बताया जो भी एस्पेक्ट है, खासकर और जो भी खासकर ग्रेजुएशन के बाद बीएड को अगर चूज करना चाह रहे हैं, और बीएड या जो टीचर बनना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनको इस DU में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर ट्राई करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।